हेलो दोस्तों, ये एमए फोर्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर है और आपके पेपर का नेम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1947 टू 84 सोसाइटी एंड कल्चर। दोस्तों, आप ये समझिए कि अगर आपको ये वीडियो पेपर के 4 घंटे पहले भी मिल रहा है ना लास्ट टाइम, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। आप इस वीडियो को पूरा देख के जाएँ। लगभग ये 1.5 घंटे का वीडियो है। आप लगभग 2 बार इसे देख के जाएँ और आप यकीन माने जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो आप कहेंगे अरे इसी से क्वेश्चन आ गए बहुत सारे, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। मैंने एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बनाए। बस आप इसको पूरा देख के जाएं, तभी आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। आपको मैं दिखाऊं अगर, तो आप ये देखिए। अगर आपको अभी आपका सिलेबस याद होगा कि मैंने एक एक यूनिट से आपको क्वेश्चंस बनाए हैं। लगभग इसमें 350 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे ज़रूर देख के जाएं। आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ये देखिए, मैंने एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जो जो आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ था, मैंने एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग बनाया है और जितने इंपॉर्टेंट थे वही रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो रखे हैं। इसलिए आप इसे ज़रूर देखें, लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत भवन जो 1982 में खुला, किसके लिए समर्पित है? तो आपका राइट आंसर समकालीन कला और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता इसे सर्वधर्म समभाव की अवधारणा देती है? ऑप्शन बी सहिष्णुता। नेक्स्ट आपका, भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी कर्तव्य और नैतिकता का पालन। यह आपकी फर्स्ट यूनिट है ना, उसमें आपकी भारतीय संस्कृति संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन ग्रंथ परंपरा किससे जुड़ी है? वेद से। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्कृति की एकता में विविधता की विशेषता को दर्शाता है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। जहाँ उपरोक्त सभी होता है ना, वहाँ आप चारों ऑप्शन देखा करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति में परिवार की केंद्रीय इकाई मानी जाती है? ऑप्शन सी संयुक्त परिवार। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय किसे कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऑप्शन सी। अहिंसा परमो धर्म का विचार किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। संस्कार की परंपरा भारतीय संस्कृति में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आचार विचार और जीवन पद्धति। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में नमस्ते का अभिवादन किस भावना का प्रतीक है? ऑप्शन सी सम्मान और नम्रता। भारतीय संस्कृति की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन डी परिवार। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सी सामाजिक और आध्यात्मिक भावनाएं। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी अतिथि भगवान के समान होता है। किस तत्व ने भारतीय संस्कृति को विभिन्न बाहरी आक्रमणों के बावजूद जीवित रखा? ऑप्शन सी लचीलापन और समावेशिता। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में सात्विक जीवन शैली का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सरल, संयमित और पवित्र जीवन। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सेकंड बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन फोर्थ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता सप्ताह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के उनके प्रयासों के व्यापक रूप से याद किया जाता है? किसने मतलब इसमें हिंदी को आधिकारिक भाषा दिलाने के लिए प्रयास किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। जितने इसमें ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संस्कृति में किस आंदोलन ने भाषाई विविधता को उजागर किया? किसने किया था? ऑप्शन ए भाषा आंदोलन। अब आपकी आती यूनिट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखेंगे तो आपके में राधा कृष्णन बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो उन्हीं से जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में उच्च शिक्षा की समीक्षा और सुधार करना। राधा कृष्ण आयोग का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
राधाकृष्णन आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया था? सामान्य, संस्कारीय और व्यावसायिक तीनों शिक्षा पर। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको विकल्प बहुविकल्पी में इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करते हैं, इसलिए ये वन वर्ड में ही ज़्यादा मुझे सरल लगे, इसलिए मैंने दे दिए। आयोग ने किसे विश्वविद्यालय के हृदय कहा? शिक्षक ने। अब आप ये समझिए, आपके में क्वेश्चन क्या है, किस आयोग ने विश्वविद्यालयों का हृदय कहा? किसने कहा? तो आप देखेंगे शिक्षकों को कहा कि विश्वविद्यालय के हृदय होते हैं। नेक्स्ट, राधाकृष्ण आयोग ने स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि कितनी निर्धारित करी? 3 वर्ष। ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने हेडिंग डाल दिया है, ये राधाकृष्ण आयोग से ही संबंधित है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किस प्रमुख निकाय की स्थापना हुई थी? राधाकृष्ण आयोग के आधार पर किसकी स्थापना हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। महत्वपूर्ण सिफारिश इन्होंने की थी उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसर सुविधाएं। ये इस आयोग की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, अब आपका आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है, यूजीसी। इससे भी संबंधित जितने क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने दिए हैं। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको 1956 में स्थापित किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में स्थापित हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना हुई 1961 में। ठीक है, अब आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? 1985 में। ये आप याद कर लें, ठीक है। ये आपका है NCERT, याद रखें। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1953 में वैसे हुई थी, लेकिन संवैधानिक रूप से 1956 हुई। नेक्स्ट, यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है? विश्वविद्यालयों को अनुदान देना और उच्च शिक्षा की निगरानी करना। यूजीसी किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, यानी कि 1953 में पहले इसे बहुत थोड़ी जगह पे स्थापित किया गया, जैसे 2-3 जगह पे स्थापित किया गया, फिर इसके अंतर्गत पूरे भारत के विश्वविद्यालय को रखने के लिए अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। तब ये संवैधानिक रूप से स्थापित हुआ 1956 में। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे जब ये 1953 में स्थापित हुआ? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। ये 1953 से 1955 तक रहे। फिर 1956 में यूजीसी को जब वैधानिक रूप से स्थापित किया गया, तब इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे CD देशमुख। ठीक है, कौन? CD देशमुख। पहले कौन? शांति स्वरूप भटनागर। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान इस समय अध्यक्ष कौन है? इस समय बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर विनीत जोशी। और इनके पहले कौन थे? वो थे M जगदीश कुमार। ठीक है, यूजीसी के अंतर्गत कितने प्रकार के विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई है? 4 प्रकार के। केंद्रीय विद्यालय, राज्य विद्यालय, निजी विद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय। सारे विश्वविद्यालय, ठीक है, 4 प्रकार के। यूजीसी नेट परीक्षा आयोजन किसके द्वारा किया जाता है वर्तमान में? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा। यूजीसी किस शिक्षा से संबंधित है? उच्च शिक्षा से। यूजीसी की सहायता से किन संस्थाओं को धन दिया जाता है? विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। नेक्स्ट, अब आपके ही सिलेबस में बिल्कुल डिट्टो दिया हुआ है कोठारी आयोग, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कोठारी आयोग, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-1966 इसका जो समय है तब तक रहा के नाम से भी जाना जाता है, 29 जून 1966 को इसे भंग कर दिया गया था। कब भंग किया गया? 29 जून 1966 को। इसका गठन कब हुआ दोस्तों? 14 जुलाई 1964 को भंग किया गया। 66 में स्थापना हुई, 64 में। आयोग ने 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छांगला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। किसे सौंपी थी? MC छांगला को। अब आता है कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1964 में। अब ये रहे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। कोठारी आयोग को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गठित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री। कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर DS कोठारी। इसका फुल फॉर्म है दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण। हाँ, आता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसके अंतर्गत निर्माण की गई थी? तो कोठारी आयोग, याद रखिएगा। और यूजीसी का राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग। सामान्य शैक्षिक अवसर की संकल्पना
किस आयोग ने दी थी? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली के लिए कौन सी संरचना प्रस्तावित की? 10+2+3। आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? मूल आधारित और कार्योन्मुखी। ठीक है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा में निवेश कितना होना चाहिए था? राष्ट्रीय आय का 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किन सिफारिशों पर आधारित है? कोठारी आयोग। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने कौन सी भाषा नीति का सुझाव दिया था? त्रिभाषा सूत्र का। अब इसी में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मुदलियार आयोग किससे संबंधित है? तो आप लगाएंगे माध्यमिक शिक्षा। आएगा कोठारी आयोग तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और राधा कृष्ण आयोग तो विश्वविद्यालय। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है। नेक्स्ट, अब आगे मैंने इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विकल्प दिए हुए वो क्वेश्चन देखें। किस आयोग के आधार पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की थी? किसकी? शिक्षा आयोग। इसी को हम लोग कहते हैं कोठारी आयोग। 1964 से 1966। ठीक है। बाकी इसमें सन गलत दिया हुआ है बाकियों का, लेकिन ये वाला आपका है फर्स्ट। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखना और सुधार करना। नेक्स्ट, यूजीसी की स्थापना के लिए किस समिति की सिफारिश पर विचार किया गया था? यूजीसी विश्वविद्यालय किसकी? ऑप्शन फर्स्ट, राधा कृष्ण आयोग या समिति। नेक्स्ट, यूजीसी का प्रथम कार्य क्या था? उच्च शिक्षा के मानकों को बढ़ाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? सबसे पहले 1968 में। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी 1968 की। नेक्स्ट आपका 1968 की शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई थी? इंदिरा गांधी। जब 1968 की पहली बार शिक्षा नीति आई हम लोग की 1968 में, तो किसके कार्यकाल में? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 1986 की शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुई? वो 1968 था, और 68 का उल्टा 86 आप ये समझिए। तो ये आई इनके इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी के समय में आई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1986 की, 68 की इंदिरा गांधी। शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति का हिस्सा थी? ऑप्शन बी, 1968। नेक्स्ट, 3 भाषा सूत्र की सिफारिश किस नीति में की गई? 1968। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1986 की नीति के तहत किस कार्यक्रम ने ग्रामीण विद्यालयों को बल दिया था? किसने? नवोदय विद्यालय 1986 की योजना के अंतर्गत ही खोले गए थे। नेक्स्ट आपका 1968 की नीति के अनुसार शिक्षा में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया था? संस्कृत। ऑप्शन सेकंड। शिक्षा नीति 1968 के तहत प्राथमिक शिक्षा का माध्यम किसे बनाया गया था? मातृभाषा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सी नीति ने बालिका शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया? किस नीति ने? कि उस मतलब बालिका शिक्षा को प्राथमिक घोषित किया गया था? 1986। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए कौन सी संस्था प्रमुख रही? कौन सी संस्था मेन रही 1986 में? यूजीसी। ऑप्शन फर्स्ट। शिक्षा की सांस्कृतिक पहलू किस नीति में विशेष रूप से उल्लिखित थे? किसमें? 1968। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, प्राथमिक स्कूल में आधारभूत सुविधाएं। सर्व शिक्षा अभियान की नींव किस नीति के प्रभाव से जुड़ी है? किसकी? 1986 सर्व शिक्षा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब जोड़ा गया? 1976 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शिक्षा को 1976 में 42वें संशोधन, ये याद रखिएगा किस संशोधन के द्वारा? 42वें 42 के माध्यम से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन के जरिए शिक्षा को आगे बढ़ाने की संकल्पना किस नीति में आई थी? ऑप्शन बी, 1986। शिक्षा नीति 1986 में किस समुदाय की सांस्कृतिक संरक्षा पर बल दिया गया? किस पे दिया गया था? ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस नीति की प्रेरणा से शुरू किया गया? ऑप्शन बी, 1986। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश 1968 की शिक्षा नीति का आधार बनी?
यह इसको पूछ सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस रिपोर्ट पर आधारित थी। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कोठारी आयोग, और यूजीसी जो हम लोग का है वो था राधा कृष्ण आयोग। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन बी, ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। नेक्स्ट, किस नीति में व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर लागू करने की सिफारिश की गई। 1986। ऑप्शन बी, शिक्षा नीति 1986 में किस तकनीक के उपयोग की वकालत की गई। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, सभी की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1986, 68 नहीं है, 86। अब आपकी यूनिट थर्ड आती है। आप देखेंगे तो आपकी यूनिट थर्ड है वो आपके डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, सिनेमा और लिटरेचर से संबंधित है। प्रेस, सिनेमा और साहित्य का विकास, इससे संबंधित कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे, तो जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने वो यहाँ पे दिए हुए, तो आप बहुत आराम से इसको पूरा देखें। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19(1)(a। याद रखिएगा 19(1)(a। आकाशवाणी को भारत में किस वर्ष अपनाया गया था। 1956। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। भारत में पहला टेलीविजन स्टेशन कब शुरू हुआ। 1959, 1959। और ये कब कहाँ हुआ? दिल्ली में। इसका नाम क्या था? दूरदर्शन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूरदर्शन की स्टार्टिंग कब हुई, तो आप लिखेंगे 1959। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो का मुख्य उद्देश्य क्या था। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। ऑल इंडिया रेडियो को किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसने कहा। थॉमस कार्लाइल। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीटीआई, की स्थापना कब हुई थी। 1947। भारतीय समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। लेकिन एक फैक्ट है, इसने अपना जो काम काज है वो कब स्टार्ट किया। 1949। अगर आपको 47 ऑप्शन में ना दे तो आप टिक करके आएंगे 1949। ठीक है, इसने अपना स्टार्टिंग मतलब स्थापना तो उसकी 1947 में हो गई थी, लेकिन काम कब स्टार्ट हुआ था। 1949 में। इसलिए मैंने दोनों दे दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्वतंत्र भारत में प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस किस भाषा में प्रकाशित होते हैं। अंग्रेजी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी हिंदी है भारतीय प्रेस परिषद। दोनों एक ही चीज़ है कि स्थापना कब हुई। 1966। भारत में पहला जो प्रेस आयोग है वो कब स्थापित हुआ। 1952 में। 1975 में आपातकाल के दौरान ये जो भारतीय प्रेस परिषद है इसको समाप्त कर दिया गया था। आपातकाल में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, लेकिन बाद में इसे फिर से स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, वापस से 1978 में। ठीक है। नेक्स्ट, आपका हिंदू समाचार किस प्रकार की एजेंसी है। तो ये आपकी बहुभाषा समाचार एजेंसी है। ये भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी थी, हिंदुस्तान समाचार, जो 1948 से आज तक कार्यरत है। योजना पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये प्रकाशन विभाग है। योजना जो विभाग है वो जो पत्रिका है वो योजना आयोग या विभाग लॉन्च करता है, और किसके अंतर्गत आता है वो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय टेलीविजन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। शिक्षा और राष्ट्र निर्माण। किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो ने एफएम रेडियो सेवा प्रारंभ की। कब। 1977 में किया, और दिल्ली में स्टार्टिंग सबसे पहले हुई थी 1977, याद रखिएगा। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई दोस्तों। मैंने भी आपको पीछे बताया था 1959। डीडी नेशनल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इसका पूर्व नाम DD1 भी था, और 1959 में देश में लॉन्च होने वाला यह पहला टीवी चैनल था। समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI की स्थापना कब हुई। 1961 में। दोस्तों ये सन वाले क्वेश्चन है, आप एक कॉपी पेन लें और एक जल्दी नोट कर लें, और एक बार चलते समय रिवीजन जरूर कर लें इसका। UNI को वर्ष 1959 में स्थापित किया गया।
सबसे पहले कब किया गया? 1959 में। लेकिन इसने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग हुई थी 1961 में। तो वैसे अगर आपको 1959 और ये 1959 और 1961 दोनों अगर आपको दे तो आप 1961 आप टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब 59 ना दे तब आप 61 टिक करेंगे, जब 61 ना दे तब आप 59 करेंगे। प्राथमिकता किसको देंगे? 1961। 1965 के, और एक बात और, इस वाले जो ऐसे क्वेश्चन होते थे ये थोड़ा एग्जामिनर के माइंड के भी डिपेंड करता है कि इसे दोनों ऑप्शन दे दिया हो किसको वो सही मान रहा है। नेक्स्ट आपका 1965 के भारत पाक युद्ध में मीडिया की क्या भूमिका थी? राष्ट्रवाद और सैनिक समर्थन को बढ़ावा देना। AIR किस प्रकार का माध्यम था? ऑल इंडिया रेडियो, जो सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा। आपातकाल की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 25 जून 1975 को। कब की गई? 25 जून 1975, इंदिरा गांधी जी के समय में। प्रेस पर सेंसरशिप किसने लागू की? सेंसरशिप माने बहुत ज़्यादा सख्ती प्रेस पे की गई थी, बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया था। तो किसके समय में? इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था। जब झुकने को कहा गया तब प्रेस रेंगने लगा, ये कथन किसका है? LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी का। प्रेस सेंसरशिप को किस कोर्ट ने चुनौती देने से मना किया? किसने? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो आप प्रतिबंध लगाए गए थे उस समय प्रेस सेंसरशिप को, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट। 1977 में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रेस की स्थिति क्या हुई? क्योंकि 1970 में पार्टी बदली थी और जनता पार्टी आई थी, और इसमें जब प्रेस की फिर से स्वतंत्रता बहाल हुई थी, जनता पार्टी के ने सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। किस राजनीतिक दल ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया? जनता पार्टी। किस वर्ष भारत में रंगीन टीवी, ठीक है, प्रसारण सेवा शुरू हुई? 1982 में। सबसे पहले एशियाई खेल दिखाए गए थे और इसका आयोजन भारत में ही हो रहा था। दूरदर्शन पहली बार राष्ट्रीय नेटवर्क में कब बदला? दूरदर्शन पहली बार राष्ट्रीय नेटवर्क में कब बदला दोस्तों? 1982 में। इंडिया टुडे पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी? इंडिया टुडे की तो 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1980 के दशक में भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत कौन माने जाते थे? तो सैम पित्रोदा। अगर आपको इनके अलावा ऑप्शन में राजीव गांधी थे तो आप उन्हें टिक करके आएंगे। अभी थोड़ा फैक्ट आप जरूर पढ़ लें। सैम पित्रोदा ने भारत की दूरसंचार नीति में क्रांति लाने में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मदद की थी। राजीव गांधी को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हें सही अर्थ में डिजिटल इंडिया के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अगर आपको राजीव गांधी ऑप्शन में ना दे तब आप सैम पित्रोदा करेंगे, लेकिन अगर दोनों दे रहा है तो आप राजीव गांधी को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट, किस पत्रिका ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर साहसिक रिपोर्ट लिखी थी? इंडिया टुडे। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मई। भारतीय प्रेस का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? भारतीय प्रेस का सबसे पुराना समाचार कौन सा है जो अभी भी चल रहा है? बॉम्बे समाचार। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा माध्यम सबसे प्रभावशाली था? आपने देखा होगा गांव गांव में रेडियो की सुविधा थी, तो रेडियो। सार्क सम्मेलन की कवरेज भारत में किस माध्यम से सबसे पहले हुई थी? दूरदर्शन। मीडिया ट्रायल शब्द किस संदर्भ में चर्चित हुआ था? न्यायिक कार्रवाई के हस्तक्षेप में, ठीक है। नेक्स्ट, मीडिया ट्रायल न्यायिक कार्रवाई के हस्तक्षेप में। प्रेस और सरकार के बीच संतुलन के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय परिषद, मैंने भी आपको बताया था ऊपर प्रश्न। 1983 में नमक सत्याग्रह पर बनी फिल्म का मीडिया में उल्लेख किस कारण से हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम को फिर से लोकप्रिय बनाना और उसके बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे उन्होंने कैसे हम लोग को स्वतंत्रता दिलाई थी, इसलिए मीडिया में इसका उल्लेख हुआ था 1983 में नमक सत्याग्रह पर बनी फिल्म का। नेक्स्ट, दूरदर्शन के कार्यक्रम चित्रहार का उद्देश्य क्या था? संगीत, मनोरंजन। कृषि दर्शन कार्यक्रम किसके लिए प्रसारित हुआ था? किसानों के लिए। फिल्म और टीवी सेंसरशिप बोर्ड का वर्तमान नाम क्या है इस समय? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, CBFC। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना सिनेमेटोग्राफ
मेट्रोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गई थी। नेक्स्ट, द हिंदू अखबार किस शहर से प्रकाशित हुआ? द हिंदू अखबार किस शहर से प्रकाशित हुआ? सबसे पहले चेन्नई से। पत्रकारों के लिए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की स्थापना कब हुई? कब हुई थी इसकी? 1972 में। ठीक है, सारी डेट आप एक जगह पेज पे लिख लें 10-12 मिनट में, और उसका रिवीजन चलते समय जरूर करें। प्रेस काउंसिल का पहला अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति JR मुदगल। ठीक है। 1982 में किस तकनीक की उपलब्धि ने टीवी को अधिक लोकप्रिय बनाया था? सैटेलाइट, INSAT सैटेलाइट। सूचना प्रसारण का मुख्य कार्य क्या था? मीडिया, नीति निर्माण और प्रसारण नियंत्रण। ये फैक्ट दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लें जल्दी से, 1 मिनट में। मैं पढ़ के वीडियो लंबा नहीं करूंगी आपका, इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ती हूँ। 1976 में किस कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन ने शिक्षा सामग्री प्रसारित की? 1976 में किस कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन ने शिक्षा सामग्री की थी? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये 1 वर्षीय परियोजना थी जो 1975 में 1 अगस्त को स्टार्ट हुई और 31 जुलाई 1976 तक चली। ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण भारत में शैक्षणिक या शैक्षिक सामग्री को सीधे समुदाय तक पहुंचाना। किसका? SITE। कब हुआ? 1976। 1982 में INSAT सैटेलाइट। नेक्स्ट, प्रेस और सरकार के बीच तनाव किस दशा में सबसे अधिक देखा गया था? आपातकाल, जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 से 77 तक। स्वतंत्र भारत में प्रेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जाती है? राजनीतिक दबाव और सेंसरशिप। और सेंसरशिप क्या है मैंने भी आपको बताया था, बहुत सारा प्रेस पे आपका वो लगा दिया गया था, पाबंदी, बहुत सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब आपकी मैंने अभी आपको ये 1 वर्ड में बताया है, अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्प के तौर पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब पढ़ते हैं। प्रेस का चौथा स्तंभ के रूप में वर्णन किसने किया था? मैंने भी आपको ऊपर बताया था, थॉमस कार्लाइल ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इमरजेंसी 1975 से 70 के दौरान प्रेस पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था? ऑप्शन बी सेंसरशिप। ऐसे पता क्या होता है, जब 1 वर्ड में पढ़ ले तो ईजी होता है, तो आपका जल्दी से ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई? 1966। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में प्रथम समाचार एजेंसी PTI की स्थापना कब हुई? 1947। भारत में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। इसका कार्य कब शुरू हुआ? 1 फरवरी 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है? दूरदर्शन। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा, ये विचार किसका है? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया रेडियो AR को नया नाम आकाशवाणी कब दिया गया? 1957 में। दोस्तों यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये आपको ऑल इंडिया रेडियो AR को नया नाम आकाशवाणी कब दिया गया? 1957। लेकिन अगर आपको 1957 ऑप्शन में ना दे, 1956 दे, तो आप 1956 टिक कराएंगे, ये मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत जगह 1956 दिया है आंसर में और बहुत जगह 1957 दे रहा है। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन आ नहीं जाते कि उसका 2-2 आंसर होते हैं, तो ये 56 भी दिखा रहा है, बहुत जगह 57 भी दिखा रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है फैक्ट। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी भी आंसर में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं करूँगी या ऐसा, तो आप मुझे बता दें, किसी भी कुछ भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाचार चैनल दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 1959। इमरजेंसी के दौरान किस प्रमुख अखबार ने सेंसरशिप का विरोध किया था? इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यानी कि जब सेंसरशिप लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, तब उसका विरोध इंडियन एक्सप्रेस ने किया था। किस वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्थापना हुई थी? 1947। प्रेस के क्षेत्र में मीडिया ट्रायल शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस संदर्भ में होता है? न्यायपालिका में हस्तक्षेप या न्याय कार्रवाई में हस्तक्षेप के मामले में, न्यायिक कार्रवाई के हस्तक्षेप के मामले में कार्यवाही। ठीक है। नेक्स्ट,
प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है? मैंने भी आपको ऊपर बताया था, बी 19(1)(a। नेक्स्ट, 1982 में भारत में पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? तो ये हुआ था एशियाई खेलों के दौरान। एनडीटीवी की स्थापना कब हुई? 1984। भारतीय प्रेस का पहला बड़ा सुधार कौन सा था? प्रेस परिषद की स्थापना, ऑप्शन बी। कौन सा मीडिया संस्थान डीडी न्यूज के अंतर्गत आता है? दूरदर्शन, ऑप्शन सी। 1975 में इमरजेंसी के दौरान किस अधिनियम के तहत प्रेस को नियंत्रित किया गया था? किसके? ऑप्शन फर्स्ट, प्रेस सेंसरशिप ऑर्डर। किस वर्ष भारतीय प्रेस परिषद को पुनः स्थापित किया गया? 1978। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। किसने किया था? जनता पार्टी ने। ठीक है। भारत में पत्रकारिता की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रेस को। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना और मानकों की निगरानी, ऑप्शन सी। 1982 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन ने भारत में रंगीन टेलीविजन को लोकप्रिय बनाया? किस अंतर्राष्ट्रीय खेल ने भारत में रंगीन टीवी को लोकप्रिय बनाया था? एशियाई खेल, ऑप्शन सी। ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों को किस नाम से प्रसारित किया गया? आकाशवाणी, ऑप्शन सी। संपादकीय स्वतंत्रता किसका मूल तत्व माना जाता है? लोकतंत्र, ऑप्शन सी। भारत में इमरजेंसी के समय मीडिया की स्थिति को किस शब्द से वर्णित किया गया? अंधकार युग, ऑप्शन बी, क्योंकि मीडिया पे बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारत में साप्ताहिक समाचार पत्र संडे को किसने शुरू किया था? एमजे अकबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहला टेलीविजन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया था? किसमें? दिल्ली में। नव भारत टाइम्स किस मीडिया समूह संबंधित है? नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? बहुभाषी। मैंने अभी आपको बताई थी, हिंदुस्तान समाचार, ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया? किसके द्वारा? 42वां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आपातकाल में प्रेस ने अपनी स्वतंत्रता खो दी, ये टिप्पणी किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट, एल के अडवाणी। कौन सा माध्यम 1950 के दशक में ग्रामीण भारत में सूचना का प्रमुख स्रोत था? रेडियो, ऑप्शन सी। 1975 में मीडिया में लगी सेंसरशिप को किस अदालत ने वैध ठहराया? सुप्रीम कोर्ट। और इसने कहा कि सेंसरशिप के विरोध में कोई भी अपील नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किसे सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया? 1975 में विद्याचरण शुक्ल, ऑप्शन ए। प्रेस और मीडिया से संबंधित सेमिनार, इंडिया टुडे, फ्रंटलाइट क्या है? पत्रिकाएं, ऑप्शन सी। किस वर्ष फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII की स्थापना हुई? ऑप्शन बी, 1960। कौन सा संगीतकार 1950 और 80 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत के गोल्डन युग से संबंधित है? कौन सा? ऑप्शन सी, SG बर्मन। है तो बहुत सारे, लेकिन आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें SG बर्मन है। भारत एक खोज नामक टीवी श्रृंखला किसने निर्देशित की थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसने भारत एक खोज के माध्यम से भारतीय संस्कृति धरोहर को जन जन तक पहुंचाया? ऑप्शन ए, श्याम बेनेगल। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पूरे ज़रूर देखें, तभी आपको कुछ पेपर में अच्छा सा लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे? 1954, ऑप्शन फर्स्ट। और किसको मिला था सबसे पहले? श्यामची आई एक मराठी फिल्म थी, उसको मिला था। ठीक है। दादा साहेब फाल्के, उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना जाता है। दादा साहेब फाल्के को उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की एक पहली भारतीय पिक्चर बनाई थी। आता है पहली भारतीय पिक्चर कौन सी थी? तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र। किसने बनाई? दादा साहब फाल्के। ये एक मूक फिल्म थी। ठीक है, मूक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1954। सत्रह की किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन बी आपका, पथेर पांचाली। और कब ये हुई थी? 1955 में। 17 की किस फिल्म ने भारतीय संस्कृति और सामाजिक बदलाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया था? पाथेर पांचाली, ऑप्शन सी। 17 किस शैली के सिनेमा से जुड़े थे? यथार्थवादी और समानांतर सिनेमा, ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट,
नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संस्थापक निर्देशक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट इब्राहिम अलकाजी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। भारत की आज़ादी के बाद कौन सी हिंदी फिल्म को स्वतंत्र भारत की पहली ब्लॉकबस्टर माना जाता है? स्वतंत्र भारत की ये आपका सी आन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आन को। स्वतंत्र भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म फ्रेंड इस पर ध्यान दें, स्वतंत्र भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म शहनाई थी जो 15 अगस्त 1947 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? पी एल संतोषी ने। अब आप कहेंगे ये 4 ऑप्शन क्या मतलब है? जो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पहली फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? आन। ये कब हुई थी? 1952 में रिलीज हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन सी थी? शहनाई। ठीक है, नेक्स्ट। फिल्म मदर इंडिया 1957 के निर्देशक कौन थे? महबूब खान। ऑप्शन बी। मदर इंडिया फिल्म को 1958 में ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, 1958 में ये भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से भेजी जाने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म को 1957 में रिलीज किया गया था। मदर इंडिया को ये पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट आधिकारिक रूप से भारत ने भेजा था। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया था? 2 बीघा जमीन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 2 बीघा जमीन बिमल रॉय द्वारा निर्देशित एक भारतीय फिल्म है। इसे 1953 में रिलीज किया गया था। यह फिल्म भारतीय किसानों की दुर्दशा और जमींदारों द्वारा शोषण की एक कहानी है। किस अभिनेता ने ट्रेजेडी किंग कहा जाता है? दिलीप कुमार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका समानांतर सिनेमा का जन्म किस दशक में हुआ था? 1950। और सबसे पहले कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में 1950 के दशक में हुआ था। यह काल भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का हिस्सा माना जाता है। ट्रेजेडी किंग किसे कहते हैं? दिलीप कुमार को। और एंग्री मैन किसे कहते हैं? उनको अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट। समानांतर सिनेमा का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सच्चाइयों का चित्रण। ऑप्शन सी। श्याम बेनेगल की कौन सी फिल्म समानांतर सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन बी। अंकुर। समानांतर सिनेमा की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन सी। यथार्थपरक सामाजिक विषय। समानांतर सिनेमा से जुड़े प्रसिद्ध अभिनेता कौन थे? ऑप्शन सी। नसरुद्दीन शाह। श्याम बेनेगल जिन्हें समानांतर सिनेमा का जनक माना जाता है। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसको जरूर पढ़ लें आप। 1970 के दशक में फिल्मों में किस मुद्दे पर जोर दिया गया था? ऑप्शन सी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वर्ग संघर्ष। सामाजिक स्थितियों पर जितने भी थे उन पर ज़्यादा फोकस करके फिल्में बनाई जाती थी तब। मंथन फिल्म किस आंदोलन से प्रेरित है? श्वेत क्रांति। ऑप्शन बी। आर डी बर्मन को किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी। पॉप और फ्यूजन शैली। आर डी बर्मन को भारतीय संगीत उद्योग में पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है। पंचम दा किसको? आर डी बर्मन को। नेक्स्ट। किस गायिका को 1950 से 80 में हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका माना जाता है? किसे माना जाता है? लता मंगेशकर। ऑप्शन सी। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया था? आशा भोसले। ऑप्शन सेकंड। मुगल ए आजम के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? ऑप्शन बी। नौशाद। 2 बीघा जमीन किस समस्या पर आधारित थी? किसानों की बदहाली पे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की खास विशेषता क्या थी? सामाजिक व्यंग्य और मध्यम वर्गीय जीवन। ऑप्शन फर्स्ट। बासु चटर्जी की फिल्म किस वर्ग पर केंद्रित थी? बासु चटर्जी की निम्न मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी। 1950 के दशक में भारतीय फिल्मों को किस वैश्विक फिल्म महोत्सव में मान्यता मिली? 1950 के दशक में कांस। ऑप्शन फर्स्ट। फिल्में हमारे समाज को कैसे प्रभावित करती है? उपरोक्त सभी। आंसर 4 आपका राइट आंसर है। पढ़ने लेकिन आप ये तीनों विकल्प।
स्वतंत्रता के बाद हिंदी सिनेमा में किस प्रकार के विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट आपका सामाजिक मुद्दे जैसे गरीबी, जातिवाद, महिलाओं के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन बी, भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार है। कब की थी? 1959 में। यही आपकी जनक के रूप में जाने जाते हैं भारतीय सिनेमा के। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। ऑप्शन फर्स्ट, ये शायद 1932-33 में शायद रिलीज हुई थी, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लें। स्वतंत्र भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन थी? वो थी आपकी ऑल ओवर, मतलब कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी? किसान कन्या। और स्वतंत्र भारत की पहली रंगीन फिल्म आन 1952। ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के बाद पहली प्रमुख महिला फिल्म निर्देशक कौन मानी जाती है स्वतंत्रता के बाद? ऑप्शन फर्स्ट, अपर्णा सेन। इनकी फिल्म कौन सी थी? चौरंगी लेन फिल्म। ठीक है, पहली फिल्म कौन सी थी? चौरंगी लेन। और दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहली प्रमुख महिला फिल्म निर्देशक कौन थी? अपर्णा सेन। और अगर ऐसे पूछे कि भारत की कौन थी, तो ऑल ओवर पूछे, मतलब स्वतंत्रता ना पूछे, तो 1926 में बुलबुल ए परिस्तान फिल्म का निर्माण किया था। किसने किया था? फातिमा बेगम। ये भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी। कौन? फातिमा बेगम। वैसे कौन स्वतंत्र भारत में? तो अपर्णा सेन। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? ऑप्शन डी, साहित्य। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया कब से जाने लगा? स्टार्टिंग कब से हुई? वो तो साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में, लेकिन पुरस्कार अवार्ड कब से दिया गया? 1955 से। नेक्स्ट, किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की थी? साहित्य अकादमी ने। कौन सी अकादमी भाषा और साहित्य के लिए काम करती है? साहित्य अकादमी। ऑप्शन बी। 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, साहित्य उत्कृष्टता को सम्मानित करना। महादेवी वर्मा का साहित्य मुख्यतः किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट, छायावाद। स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य में किस शैली का प्रभाव अधिक देखने को मिला? स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य में किस शैली का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला? तो ऑप्शन बी, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। जितने इसमें दिए हुए वैसे ये है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद भी है। ठीक है, लेकिन इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज राइट आंसर। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कौन से? तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, सुमित्रन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके शायद ये यूनिट 3 या 4 ही है, देख ले। ठीक है, नेक्स्ट आपका राम छाया वाले युग के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन एक नहीं है? मैंने भी आपको ये 4 प्रमुख स्तंभ बताए हैं, देखिए आप बताइए इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, प्रेमचंद नहीं है। यह आपके सिलेबस में बिल्कुल दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ें, बच्चन जी के बारे में पढ़ें, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ें। इसलिए मैंने इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे दिए, इनको जरूर देख के जाएँ। रामधारी सिंह दिनकर संबंधित यहाँ पे सारे क्वेश्चन है। और जो आपका क्वेश्चन है वो है, रामधारी सिंह दिनकर को किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, वीर रस के कवि थे। ऑप्शन बी, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में उर्वशी शामिल है। और उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। रश्मि रति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में, कब? 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उर्वशी के लिए कब मिला था? 1972 में ज्ञानपीठ, ये मिला था 59 में। ठीक है, उन्होंने भारत सरकार द्वारा 1959 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और साहित्य अकादमी से भी। वे 1952 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। ये डेट आप एक जगह लिख लें, उनको चलने से पहले 10-12 मिनट रिवीजन कर लें। दिनकर किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजे गए थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? 1972 में। किसके लिए? उर्वशी कृति के लिए। इनकी उर्वशी एक रचना थी उसके लिए। हुंकार काव्य संग्रह का मुख्य स्वर क्या था? विद्रोह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आता है, अब आपको हरिवंश राय बच्चन संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। मधुशाला किस साहित्यकार की अमर रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण,
10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी बहुत ही फेमस है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का जो पहला खंड क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन फर्स्ट। मधुबाला, मधु कलश और मधुपर्व किस श्रृंखला से संबंधित है, तो ये मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश किसके, ये सब मधुशाला की काव्य श्रृंखला, इसी की ये पार्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी के अलावा किस भाषा में भी शिक्षा प्राप्त की थी, ऑप्शन सी। और कहाँ से की, इन्होंने क्या किया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। सुमित्रानंदन पंत का साहित्य किस युग से संबंधित है, छायावाद, ऑप्शन बी। पल्लव किसका काव्य श्रृंखला है, पंत सुमित्रानंदन पंत का। पल्लव इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस रचना है इनकी, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पंत जी की कविताओं में किस प्रकृति की झलक मिलती है, ऑप्शन सी, प्रकृति और सौंदर्य। सुमित्रानंद पंत को कौन सा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है, ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये किसके लिए मिला, ये भी आप देख लें। सुमित्रानंद पंत को अपनी कृति चितंबरा के लिए 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को किस में मिला था, 1972 में, उर्वशी के लिए इनको मिला, चितंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति थे। हिंदी भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, सुमित्रानंद पंत को, 1968 में। अब जितने भी महादेवी वर्मा से संबंधित क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में महादेवी वर्मा भी दिया हुआ है। महादेवी वर्मा को किस विशेषता के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी, नारी चेतना और करुणा की कवित्री कही जाती हैं। महादेवी वर्मा को रहस्यवाद और छायावाद की कवित्री के रूप में भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके में आ सकता है, किसे कहते हैं रहस्यवाद और छायावाद की कवित्री, तो महादेवी वर्मा को। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक पीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसे आधुनिक पीड़ा के नाम से जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट आपका, महादेवी वर्मा किस युग से संबंधित है, ऑप्शन बी, छायावाद युग। निहार, रश्मि, दीपशिखा किसकी रचना है, ऑप्शन बी, महादेवी की। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, निहार तो दी हुई है, स्मृति की रेखाएं भी इनकी एक अन्य रचना है, ठीक है। निहार, रश्मि, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं किसकी है, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को किस सम्मान से नवाजा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, कब, 1982 में। 1972 में किसको किया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को, उर्वशी के लिए, ठीक है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस में मिला था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो यामा काव्य संकलन के लिए, ठीक है। और यामा काव्य संकलन में इनकी जो 4 काव्य कृतियाँ उनका ये संकलन है यामा, उसमें है आपकी निहार, निर्जा, रश्मि रति और सान्य गीत। इनका ये काव्य मतलब इस सबका एक बुक है, आप ये काव्य कह सकते हैं यामा, उसके अंतर्गत ये 4 पार्ट है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। नेक्स्ट, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी प्रसिद्ध गद्य रचना है, ये गद्य रचना है महादेवी वर्मा की। अब आपकी आती है यूनिट 4, ये भी आपके सिलेबस में ऐसे ही दिया हुआ है, प्रदर्शन कला का विकास। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये प्रमुख आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, ज़रूर मतलब ज़रूर पढ़ें, इस क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आ सकता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ये मंदिरों को समर्पित है। मोहिनीअट्टम केरल का है, विशेषता ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा का। मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आप ऐसे आ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ अंधा आदमी, जिससे आपको याद रहे। और ये कर्नाटक संगीत इसमें ज़्यादा फेमस है। क्षत्रिय कहाँ का है, असम का। कथकली केरल का, ये विशेषता पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब आप यहाँ देखें, केरल के यहाँ 2 आपको दिखेंगे, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली, से याद रखें। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है, केरल का। कथक सिर्फ कहाँ है आपका, यहाँ पे आधाता होगा आपका। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं, इन्हीं नृत्य से, इनको ज़रूर पढ़ें। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ने, मैंने बहुत नहीं दिए, लेकिन इनको ज़रूर पढ़ें। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। पढ़ें ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी 2 से संबंधित हैं। उड़ीसी का कहते हैं श्रेय किसे प्राप्त है शास्त्रीय नृत्य का, तो वो सोनल मानसिंह को। और भरतनाट्यम कुचिपुड़ी यामिनी कृष्ण मूर्ति। भरतनाट्यम का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है, भरतनाट्यम के उत्कर्ष तक या पूरा सफलता का श्रेय किसको जाता है, सबसे पहले रुक्मणी देवी अरुंडले को, ठीक है।
रुक्मणी देवी पहली नर्तकी जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई। सबसे पहली नर्तकी कौन है जो राज्यसभा में नामित हुई है? वो है रुक्मणी देवी अरुणडले, भरतनाट्यम की है। लीला सैमसन किसकी हैं? वो भी भरतनाट्यम की है। बिरजू महाराज कथक के हैं। इन्हें लखनऊ घराने या लखनऊ में कालका बिन्नादीन परिवार के अच्छन महाराज के नाम से जाना जाता है। आपके में स्पेशली टॉपिक दिया हुआ है कि घराने ज़रूर पढ़ें, तो पढ़ें। लखनऊ बिरजू महाराज किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से। इन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता है। शोभा नारायण किसके हैं? कथक के हैं। शोभा नारायण किसके हैं? कथक। याद रखिए कथक के दो हैं यहाँ पे, बिरजू महाराज और कथक। ये मैं बार बार इसलिए बोली इससे आपको याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में शायद नहीं आप ही समझिए 98% आ सकता है ये आपके क्वेश्चन में से कोई एक। हेमा मालिनी की संबंधित है मोहिनीअट्टम से। अब नेक्स्ट आप ये पढ़ें, शहनाई की रानी का ताज किसे पहनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बागेश्वरी कमर को। बागेश्वरी कमर जो है ये भारत की इकलौती शहनाई वादक हैं, बागेश्वरी कमर। तबला वादक पंडित किशन महाराज किससे संबंधित है? तबला वादक। ये किस घराने से? बनारस घराने से। लक्ष्मी नारायण सिंह, जिन्हें पेशेवर रूप से लच्छू महाराज के रूप में भी जाना जाता है, और ये किससे हैं? बनारस घराने के ये भारतीय तबला वादक हैं। इनको आप 2-3 बार ज़रूर देख लें ऐसे रोक के वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अच्छे से बैठा लें। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954। इनको जरूर पढ़ें। ललित कला अकादमी 1954, साहित्य अकादमी 1954, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय 1959। मैंने चारों एक साथ दी थी जिससे आपको डाउट ना हो। नेक्स्ट, साहित्य नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 1952 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके आधिकारिक तौर पे इसका उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर से कब हुई? 1953। जब आपको 52 और 53 दोनों दे तो आप किस में टिक करेंगे? 1953 में। जब 53 ना दे रहा हो तब आप 52 में करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन कहीं ना हो क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको पूरे फैक्ट लिखती हूँ। अब राज्य की प्रमुख ये चित्रकलाएं, क्योंकि आपके यूनिट में साफ साफ चित्रकला का भी उल्लेख है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चित्रकला, इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, ये अगर आनी होगी तो इन्हीं इंपॉर्टेंट से आ जाएंगी। आंध्र प्रदेश कलमकारी, बिहार की मधुबनी, लखनऊ की चिकनकारी। वर्ली या वारली किससे है? महाराष्ट्र की रंगोली भी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की रंगोली भी है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो चौक पूर्णा है। उड़ीसा का पट्टचित्र, गुजरात का पिथौरा, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में एक पारंपरिक कला के रूप में है। ये पिथौरा कहाँ का? उत्तर गुजरात का। फड़ कहाँ का है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश का क्या है? एपड़। अल्पना कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। हरियाणा का फेस्को पेंटिंग, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। रंगोली महाराष्ट्र, एपड़ उत्तराखंड, अल्पना पश्चिम बंगाल, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। ये पढ़ लें, इतने बहुत है। नेक्स्ट, अब आपके सारे ये बहुविकल्पी आते हैं, फिर इससे संबंधित। निम्नलिखित में से किसे इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट पर कार्य किया? भारतीय संस्कृति में फोक आर्ट और लोक साहित्य को मुख्य धारा में किसने शामिल किया था? ऑप्शन फर्स्ट, कपिला वात्स्यायन। किस भारतीय कलाकार को अपने काम पर लोक कला तत्वों को समृद्ध करने के लिए जाना जाता है? किसको? जामिनी रॉय। ऑप्शन फर्स्ट। दोनों क्वेश्चन पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कलाएं 8 शास्त्रीय नृत्य में नहीं है? मैंने भी आपको ऊपर 8 शास्त्रीय नृत्य बताए थे। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली मोहिनीअट्टम केरल की। उन्हीं में से इसमें बताइए कौन सा एक एक्स्ट्रा है जो मैंने ऊपर आपको 8 में नहीं पढ़ाया? तो वो ऑप्शन सी, गरबा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बुद्धदेव दासगुप्ता भारत के प्रसिद्ध वादक हैं, किसके? सरोद के। स्वतंत्रता के बाद भारत में किस उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीनों विकल्प जरूर पढ़ें। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन सी, 1954। भारत भवन भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और कला केंद्र, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांस्कृतिक और कला केंद्र। कहाँ पे? भोपाल में। ये फैक्ट आप जरूर पढ़ लें, ठीक है, इनका नाम जरूर पढ़ें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय कला को वैश्विक पहचान दिलाई थी? कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो M.F. हुसैन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रमुख चित्रकार कौन थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय कला को वैश्विक पहचान दिलाई? तो इसमें से जितने ऑप्शन दिए हुए इसमें M.F. हुसैन। नेक्स्ट, चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की? वारली। ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कलाओं के लिए। भारत की प्रथम महिला भारतनाट्यम नृत्यांगना कौन थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली? कौन थी? ऑप्शन बी रुक्मणी देवी अरुंडले। मैंने अभी आपको बताया था भरतनाट्यम के कहीं भी आया ना कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या पहली नर्तकी कौन थी जिन्होंने बहुत फेमस दिलाया भरतनाट्यम को, तो एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, रुक्मणी देवी अरुंडले। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली सबसे पहले? भरतनाट्यम। ऑप्शन बी। भारत का भी सबसे शास्त्रीय सबसे पुराना नृत्य कौन सा है शास्त्रीय नृत्यों में? तो भरतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से? मैंने भी आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन सी कथक से। यहाँ पे आधाता होगा जो कि नहीं लिखा हुआ है टाइपिंग में। कैलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली के महान कलाकार हैं? ऑप्शन बी उड़ीसी। ऑप्शन बी रुक्मणी देवी अरुंडेल का योगदान किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? भरतनाट्यम पुनः जागरण। ऑप्शन बी, इन्होंने भरतनाट्यम को ना पुनः स्थापित करने में भी इनका बहुत महत्व है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का। नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य की परंपरा है? ऑप्शन की केरल की। स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तानी संगीत के प्रचार में किसका प्रमुख योगदान है? सबसे ज़्यादा किसका योगदान? जितने भी ऑप्शन दिए हुए पंडित रविशंकर का। स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तानी संगीत के प्रचार में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? पंडित रविशंकर। ऑप्शन बी। M.S. सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत परंपरा से जुड़ी हुई हैं? इनका कर्नाटक संगीत में सबसे ज़्यादा योगदान है फेमस करने में किसका? M.S. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से हैं। किस भारतीय वाद्य कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सितार का पर्याय माना जाता है? पंडित रविशंकर। अपना जो शास्त्रीय संगीत है वो दो भागों में विभाजित है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा कर्नाटक म्यूजिक। और सितार के लिए कौन फेमस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? पंडित रविशंकर। विलायत खान का संबंध किस वाद्य से है? सितार। विलायत खान सितार। शहनाई को शास्त्रीय मंच पर स्थापित करने का श्रेय किसे आता है? शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी, किसने दिलाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किस कलाकार को 1998 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था? 1998 में M.S. सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन सी, ये इनका पूरा नाम है। M.S. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। कर्नाटक म्यूजिक की थी। विजय तेंदुलकर किस भाषा में नाटक लिखते हैं? मराठी। घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित मराठी नाटक है। विजय तेंदुलकर मराठी भाषा में नाटक लिखते हैं। नौटंकी भारत के किस क्षेत्र की लोक परंपरा है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? यक्षगान किसका है? यानी कैसे लोक गीत है, लोक नाटक है। किसका है लोक नाटक यक्षगान? कर्नाटक का। ऑप्शन बी। यक्षगान किसके लिए फेमस है? याद रखिएगा, कर्नाटक। कर्नाटक संगीत शैली के जनक कौन है? कर्नाटक मैंने बताया था म्यूजिक अपने दो पार्ट में विभाजित है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक दूसरा कर्नाटक म्यूजिक। उसके जनक कौन है? पुरंदर दास। और कर्नाटक संगीत के 3 रत्न कहे जाते हैं, जरूर पढ़ लें आप, त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितार। ये मैंने यहाँ पे आपको मैंने थोड़े फेमस या आप ये लोक नृत्य कह सकते हैं या लोक आप कुछ भी परंपरा कह लें या लोक डांस कह लें, इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। या आप वहाँ की फेमस लोक कलाएँ हैं इनको पढ़ें। गुजरात का गरबा डांडिया, असम का बिहू, राजस्थान का झूमर, महाराष्ट्र का लावड़ी फेमस, इन सबको पढ़ें, ज़रूर आ सकता है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य, क्योंकि आपका जो यूनिट 4 है उसका है ही है प्रदर्शन कला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएं। अरुणाचल प्रदेश का युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, कर्नाटक का यक्षगान, पंजाब का भाखड़ा और गिद्दा, उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी कजरी, उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कजरी और रासलीला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सेम हो सकते हैं क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, बाद में अलग हुआ है। तो कुछ प्रदेश है जो नृत्य हैं या कुछ लोक परंपराएं जो दोनों जगह सेम है, जैसे रासलीला और कजरी। वैसे अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपके पास दोनों ऑप्शन दे तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट, बाकी तो फिर एग्जामिनर के मूड के ऊपर है।
नेक्स्ट आपका तमाशा किस राज्य का, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था महाराष्ट्र। भावी किस राज्य का लोक मंच है या लोकगीत है, किसका है, भवाई गुजरात का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लावणी किसका है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। तमाशा देखिए मैंने अभी आपको बताया था महाराष्ट्र का लावड़ी, और तमाशा भी याद रखिएगा। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। लावड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र का। रागिनी कहाँ का है, हरियाणा का। बिहू कहाँ है, बिहू गीत किस राज्य का है, असम का। नाचा किस राज्य से संबंधित लोक रंग मंच शैली है, नाचा छत्तीसगढ़। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, 242 नंबर। चक्रधर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, लोक संगीत के लिए। ऑप्शन बी सिर्फ संगीत आएगा, वो भी सही है। अब ये आप जरूर पढ़ लें, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था। चक्रधर एक राजा थे वहाँ के, उनके लिए संगीत कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत के किस संगीतकार को भारतीय फिल्म संगीत में गोल्डन एरा का निर्माता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एस डी बर्मन। जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन बी से राइट आंसर। 1950 और 1960 के दशक में हिंदी फिल्मी संगीत में किस गायिका का वर्चस्व रहा, लता मंगेशकर जी का। मेरी देश की धरती गीत किस फिल्म से लिया गया, उपकार, ऑप्शन बी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई, 1953, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया था, सबसे पहला तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड। स्वतंत्रता के बाद लोक संगीत का पुनरुत्थान किस संस्था द्वारा सबसे पहले किया गया था, स्वतंत्रता के बाद लोक संगीत का पुनरुत्थान किस संस्था द्वारा सबसे पहले किया गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ऑप्शन सी संगीत नृत्य और रंगमंच, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये फैक्ट है, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट राष्ट्रीय नाटक विद्यालय एनएसडी की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ लें। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय नई दिल्ली में भारत में स्थित एक ड्रामा स्कूल है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी 1959 में, लेकिन 1975 में इसे स्वतंत्र विद्यालय बना दिया गया था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से हैं, सितार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसे संबंधित, मैंने भी आपको ऊपर बताया, ये सब रिवीजन है आपका, बताएं शहनाई। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध है, संतूर। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है, ठीक है, संतूर। ये भी आप पढ़ लें, मैंने यहाँ पे लिख दी जितने इंपॉर्टेंट और है। सारंगी के लिए फेमस कौन है, उस्ताद सुल्तान खां, ठीक है। तबला के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन। बांसुरी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट आपका किस लोक गायिका को भारत कोकिला कहा जाता है, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। उस्ताद अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, सरोद, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अली अकबर खां मेहर घराने के एक भारतीय, किस घराने के, मेनली मेहर घराने। उस्ताद अली अकबर खां किसके, सरोद के। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के, बांसुरी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके, तबला, ऑप्शन डी द राइट आंसर। पंडित रविशंकर ने किस पश्चिमी वायलिन वादक के साथ संगीत प्रस्तुतियाँ की हैं, पंडित रविशंकर ने किसके साथ की हैं, ऑप्शन बी यहूदी मेनुहीन। ये फैक्ट पढ़ लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट MS सुब्बुलक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब आमंत्रित किया गया, तो 1966 में। इन्होंने अपना वहाँ पे संगीत में एक उन्होंने रचना प्रस्तुत की थी जिसका नाम था मैत्रियम भज था, हे विश्व शांति का निर्माण करो। MS सुब्बुलक्ष्मी 1966। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट उदय शंकर को। ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी, किसने की थी, देवीलाल समर ने। किस छायावादी कवि का संगीत भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ, ऑप्शन सी निराला। हबीब तनवीर किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे, लोक रंगमंच, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना की स्थापना किसने की थी, आपके में घराना है ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किराना घराना की स्थापना किसने की, किराना घराना अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान मेन है और इन्होंने अपने चचेरे भाई की सहायता से की थी जिसका नाम है उस्ताद अब्दुल वाहिद खान। भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना पता है कौन सा है आपको, ग्वालियर घराना, ठीक है, जो अपने संगीत के लिए देश में नहीं पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, ग्वालियर घराना।
किस घराने को तान आधारित घराना कहा जाता है? ऑप्शन सी ग्वालियर घराने को। आमिर खान किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट इंदौर घराने से। आमिर खान किससे? इंदौर घराना। भीमसेन जोशी किस घराने से जुड़े हुए हैं? किराना घराना। ऑप्शन सी। किशोरी अमोनकर किस घराने से जुड़ी थी? जयपुर। ऑप्शन बी। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति इसमें से कौन? जितने ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन ए त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री। मैंने भी आपको ऊपर बताया भी था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत परंपरा से जुड़ी हुई हैं? कर्नाटक। ऑप्शन बी। बाल मुरली कृष्णा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कर्नाटक गायन। ऑप्शन बी। गुलाब बाई जो 1950-60 के दशक की प्रसिद्ध गायिका थी किस लोक विधा से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी नौटंकी। ठीक है, गुलाब बाई। बाउल किस राज्य की लोक परंपरा है? बाउल पश्चिम बंगाल। मृदगम किस संगीत परंपरा में प्रमुख वाद्य यंत्र है? किसका है मृदगम? कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है? तो कर्नाटक म्यूजिक में। एक तारा किस प्रकार के गायकों द्वारा उपयोग किया जाता है? भक्ति संत। इसमें सिर्फ एक तार होता है। लोक कला अकादमी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी पारंपरिक लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन। ऑल इंडिया रेडियो के किस कार्यक्रम ने शास्त्रीय और लोक संगीत को घर घर पहुंचाया? विविध भारती। ऑप्शन बी। किस प्रसिद्ध कव्वाल को 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई? किसको प्राप्त हुई थी? नुसरत फतेह अली खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपकी जो लास्ट यूनिट है यानी कि यूनिट 5 उससे संबंधित सारे क्वेश्चन है जिसका नाम है विभिन्न आंदोलन, और इसमें सब कुछ है, आप इसको जरूर देखें। ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें ये प्रमुख कानूनी सुधार पढ़े। हिंदू कोड बिल कब आया? 1955-56। दहेज निषेध अधिनियम 1961। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसके द्वारा ये भी आप जरूर पढ़ें तो तभी समझ में आएगा कि किसके लिए क्या हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस एक्ट के द्वारा पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना था? 1976। टूवर्ड इक्वालिटी रिपोर्ट 1974। समानता की ओर महिलाओं की स्थिति का अध्ययन और सुधार हेतु सिफारिश। ये जरूर पढ़ें तभी समझ में आएगा। हिंदू कोड बिल में क्या था? जैसे पुरुष पहले बहुत विवाह करते थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया और उत्तराधिकारी पर निबंध लगाया गया, यानी कि संतान को में अगर लड़का और लड़की दोनों को बराबर अधिकार होगा। और तलाक लेना बहुत इजी वे में किया गया महिलाओं के लिए, कि जिसको से बहुत पहले प्रताड़ित होती थी महिलाएं, उन्हें तलाक बहुत लेट मिलता था, नहीं मिलता था, उसमें काफ़ी सुधार किया गया। और जो दहेज निषेध अधिनियम है उसमें लेना देना दोनों अवैध घोषित किया गया। यह आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आपके प्रमुख आंदोलन है महिलाओं से संबंधित, क्योंकि आपके में लिखा भी हुआ है सिलेबस में। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सेवा आंदोलन, सेवा संगठन की स्थापना कब हुई? सेवा संगठन 1972। यह आपका उत्तराखंड में हुआ था और इसकी प्रमुख थी गौरी देवी महिलाओं में। और सेवा संगठन की स्थापना किसने की थी? इला भट्ट। क्या इसका उद्देश्य था सेवा का? असंगठित क्षेत्र की महिलाओं श्रमिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन। ठीक है, अब महिला संगठन आप ये जरूर पढ़ लें, यहाँ दिया हुआ है मैंने। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवा संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी इला भट्ट, अभी मैंने ऊपर बताया। शाहबानो मामला किस वर्ष चर्चा में आया? ऑप्शन सी 1985। महिला अध्ययन की स्थापना सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में की गई थी? मुंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 14 में। भारत में महिलाओं को समान वेतन देने का अधिनियम कब पारित हुआ? 1976। इसे समान पारिश्रमिक एक्ट भी कहते हैं। ऑप्शन बी 1976। 1974 में सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट टूवर्ड्स इक्वालिटी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन। नेक्स्ट आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? दहेज लेना और देना अवैध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1961। दहेज मृत्यु की संज्ञा भारतीय दंड संहिता में कब जोड़ी गई थी? कब जोड़ी गई है? 1986। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस वर्ष भारत सरकार ने महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की? कब की थी महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना? ऑप्शन बी 1985 में। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। कब की गई? 1985 में। 2006 को महिला एवं बाल विकास विभाग को भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित कर दिया। पहले किसके अंतर्गत था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में।
स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पहली बार कब संभाला? 1966। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992। ऑप्शन सी। किस रिपोर्ट ने भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति को उजागर किया? किसने किया था? टूवर्ड इक्वालिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1974-75 में। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये महिलाओं की स्थिति का आकलन करती थी ये रिपोर्ट। स्वतंत्रता के बाद महिला अधिकारों के लिए कानूनी सुधार की सबसे पहले वकालत किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जितने ऑप्शन में दिए गए सबसे पहले किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 1971। किस महिला ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनकर राजनीति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई? किसने निभाई थी बताइए? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आपका, किस वर्ष भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व्यापक स्तर पर मनाया गया था? कब? ऑप्शन ए 1975। व्यापक स्तर पर मनाया गया 1975 में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। कमला भसीन किस आंदोलन से विशेष रूप से जुड़ी हैं? ऑप्शन सी नारीवाद और शिक्षा। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया, लैंगिक समानता की वकालत की। किसने? कमला भसीन ने। किसने स्त्री लेखन को साहित्यिक विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास किया? ऑप्शन डी कमला भसीन। सेवा संगठन किस वर्ग की महिलाओं के लिए काम करता है? ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक के लिए। सेवा का यह फुल फॉर्म दिया हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, भारत में फैमिली कोर्ट कानून का पारित हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1984। डॉक्टर वीना मजूमदार का योगदान किस क्षेत्र में रहा है? ऑप्शन बी महिला अध्ययन। वीना मजूमदार महिला अध्ययन। नेक्स्ट, भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार कब प्रस्तुत हुआ? ऑप्शन सी 1996 में। महिला आरक्षण बिल 1996 में। नेक्स्ट, किस राज्य में महिलाओं ने शराबबंदी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? किसमें? आंध्र प्रदेश में 1952 में यह आंदोलन हुआ था। इसे अर्क विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। अर्क यानी शराब। नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम किस उद्देश्य से लाया गया था? ऑप्शन बी माताओं को वेतन सहित अवकाश देने हेतु। मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया? 1961 में। नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रावधान किया गया? महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रावधान किया गया था? ऑप्शन फिफ्थ 5वीं में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब आपको 5वीं ना दे तब आप 7वीं करेंगे, क्योंकि 7वीं में भी की गई है महिलाओं के लिए बात। जब 5वीं ना दे तब आप 7वीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कानूनी सुधार क्या माना जाता है? ऑप्शन सी हिंदू कोड बिल। इसमें बहुत सारे महिलाओं के हित में काम किए गए थे। अब ये आपके जाति आधारित आंदोलन है, जो भी आपके सिलेबस में स्पेशली दिया गया है, क्षेत्रीय आंदोलन और जाति आंदोलन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। भारत में दलित आंदोलन की स्थापना किसने की? भीमराव अम्बेडकर ने। नेतृत्व किसने किया? भीमराव अम्बेडकर ने। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस आंदोलन के माध्यम से पानी के सार्वजनिक स्रोत पर दलितों के अधिकार की मांग की थी? ऑप्शन ए चौदार तालाब सत्याग्रह। दलित पैंथर आंदोलन की प्रेरणा किस देश के आंदोलन से ली गई थी? ऑप्शन बी अमेरिका श्वेत आंदोलन। इसे अमेरिकी पैंथर आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट, दलित पैंथर आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी सामाजिक समानता। दलित पैंथर की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ें। दलित पैंथर की स्थापना कब की गई? 21 मई 1972 में नामदेव डसाल जेवी पवार द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। इसका नेतृत्व में ये तीनों नाम आप पढ़ें। ठीक है, राजा ढाले, जेवी पवार। जातिगत भेदभाव को खत्म करना और दलितों के अधिकारों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसको जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, दलित पैंथर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। किस वर्ष हुई थी? 1972 में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायर। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन बी आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से? तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी काशीराम। उत्तर प्रदेश और बिहार में 1970
ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें। उत्तर प्रदेश और बिहार में 1970-80 के दशक में जातीय हिंसा की मुख्य वजह क्या रही? ऑप्शन सी, दलितों के उभार और पिछड़े वर्गों की मांग। ठीक है, मतलब दलितों की स्थिति के लिए और पिछड़े वर्ग की स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा इसमें आंदोलन स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ था? ऑप्शन सेकंड, बोंडो आंदोलन 1987 में हुआ, असम में हुआ। मेन व्यक्ति कौन थे इसमें नेतृत्व करने वाले? उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। नेक्स्ट, अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया? नागपुर में अपनाया था। कब अपनाया? 1956 में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म में समानता की संभावना देखी? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, दलित साहित्य आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ? ऑप्शन सी, 1970 के दशक में, मतलब ये चरम पे था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में दलित साहित्य का उभार किसके द्वारा प्रेरित था? महाराष्ट्र में दलित साहित्य का उभार किसके द्वारा प्रेरित था? ऑप्शन सी, अंबेडकर। BR अम्बेडकर ने इसका नेतृत्व किया था महाराष्ट्र में दलित साहित्य का। अब इसमें आपके मेनली दिया भी हुआ है, विनोबा भावे के बारे में पढ़ी और भी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पढ़े। तो इन सबको मैंने बहुत ही, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वाले टॉपिक को ज़रूर देखें। आप यकीन माने लगभग 10 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं। विनोबा भावे और भूदान आंदोलन। विनोबा भावे का मूल नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे। जन्म कब हुआ इनका? 11 सितंबर 1895 में। कहाँ हुआ? कोकर क्षेत्र, महाराष्ट्र में। भूदान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, 1951 में। और भूदान आंदोलन में उनके प्रयासों के कारण विनोबा भावे को, यानी इनका फुल नेम क्या था, विनायक नरहरि भावे को चलता फिरता संत कहा गया था। 1951 में स्टार्ट हुआ था आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी में, तेलंगाना। इस आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना राज्य यानी कि तत्कालिक हैदराबाद राज्य का भी ये हिस्सा है। कहाँ हुई थी? स्थान बताइए। पोंचमपल्ली गांव में हुई थी। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना। किस आंदोलन को भूमि की शांति क्रांति कहा गया था? ऑप्शन सी, भूदान आंदोलन। नेक्स्ट आपका, विनोबा भावे ने अपनी यात्राओं के दौरान सबसे अधिक ध्यान किस वर्ग पर दिया? ऑप्शन सी, भूमिहीन पर। विनोबा भावे किस आश्रम से जुड़े थे? पवनार आश्रम से। भूदान आंदोलन के बाद विनोबा भावे को क्या उपाधि दी गई थी? ऑप्शन बी, भूदान गुरु। भूदान आंदोलन के प्रारंभ में किस जमींदार ने भूमिदान की थी? किसने की थी? रामचंद्र रेड्डी ने। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले इन्हीं ने भूमिदान की थी। विनोबा भावे किस महापुरुष के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं? ऑप्शन बी, गांधी जी के। भूदान आंदोलन में कुल कितनी भूमि? लगभग यह आंकड़ा है, कोई फिक्स नहीं है, बहुत जगह आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है। लगभग कितना था? 40 एकड़ लगभग। विनोबा भावे को भारत रत्न कब मिला था? कब मिला? ऑप्शन सी, 1983 को। मरणोपरांत इनको मिला था। 1958 में भावे सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय 58 में किसके लिए? सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता थे सामुदायिक नेतृत्व के लिए। ठीक है, कब इनको मिला था ये पुरस्कार? 1958 में। अब आपके में स्पेशली टॉपिक में दिया हुआ सिलेबस में वर्गीस कुरियन, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये श्वेत क्रांति के लिए मेन जाने जाते हैं। वर्गीस कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को। दुग्ध उत्पादन, डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने भारत में दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसके कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया। वर्गीस कुरियन को किस वर्ष रामन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? 1964। इंपॉर्टेंट, कब पद्म भूषण मिला? 1999 में। ये फैक्ट जरूर याद कर लें, आपका लगभग 1-2 प्रश्न बन सकता है इससे से ही। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना उन्होंने की थी। NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कब की? 1965। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA कब इन्होंने स्थापना की इसकी? 1979 में। ठीक है दोस्तों, ये आप पढ़ लें फैक्ट। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, और इसको आप देख लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक ही बार में सारे कुछ क्वेश्चन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। बस अब थोड़े ही से बचे हैं क्वेश्चन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। मिल्क वैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन किस राज्य से? ऑप्शन ए, केरल से थे ये। वर्गीस कुरियन ने किस अमेरिकी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की? ऑप्शन डी। भारत में सहकारी आंदोलन को संस्थागत रूप देने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सी,
वर्गीस कुरियन। सहकारी आंदोलन को संस्थागत रूप देने वाले सहकारी आंदोलन कौन थे? वर्गीस कुरियन। जरूर पढ़ के जाएं। वर्गीस कुरियन का मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? या वर्गीस कुरियन की मुख्य शैली कार्यशैली आधारित है किससे? सहकारिता पे। एक थोड़ा सा आपको फैक्ट बताऊं, कहीं आपको वर्गीस कुरियन दे और ऑप्शन में कहीं सहकारिता दे तो आप टिक कराएं, वो नहीं संबंधित है। वर्गीस कुरियन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? देखिए, दुग्ध सहकारिता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वर्गीस कुरियन की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन बी, आई टू हैड अ ड्रीम। मैंने यहाँ पे आपको इसमें भी लिख दिया क्योंकि कभी कभी इंग्लिश ना आके ये आ जाता है। हिंदी में इसका क्या रूपांतरण है मैंने भी एक शॉप में देखा था। श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लैग। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लैग भी कहते हैं और डेयरी क्रांति भी कहते हैं, तो ऑपरेशन फ्लैग में आप कंफ्यूज ना हो। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की? ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? डेयरी क्रांति। ठीक है, किससे नाम से? डेयरी क्रांति। भारत में दुग्ध उत्पादन को संगठित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन फ्लड। फ्लड, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था? दुग्ध आपूर्ति में आत्मनिर्भरता। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत क्या बना था? विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक। ऑप्शन सी। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत किस क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बना? दूध में। दोस्तों, आप थोड़ा सा गूगल करके हरित क्रांति के बारे में भी जरूर पढ़ के जाएं। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत किस क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बना? दूध में। ऑपरेशन फ्लड के पहला चरण की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 1970। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी, 1965 में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये देखिए 1965, और IRMA की 1979। NDDB का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी, आनंद, गुजरात में। पूरा नाम क्या है? मैंने लिख दिया है, ठीक है। IRMA की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने किस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, IRMA कब की? 1979 में। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना। ऑप्शन बी, ग्रामीण प्रबंधन। नेक्स्ट, अमूल ब्रांड की स्थापना किस राज्य में हुई? गुजरात के आनंद में। अमूल ब्रांड का संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? बी, GCMMF, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ। इसके अध्यक्ष बहुत टाइम तक वर्गीस कुरियन रहे थे। टेस्ट ऑफ इंडिया किस ब्रांड की टैगलाइन है? अमूल। ऑप्शन बी, अमूल ब्रांड की टैगलाइन क्या है? टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने दे दिया है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। वर्गीस कुरियन का निधन कब हुआ? ऑप्शन बी, 2012 को। वर्गीस कुरियन का निधन कब हुआ? 1912। ऑप्शन बी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्गीस कुरियन को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया? दोनों मिले, इन तीनों मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अमूल किस प्रकार की संस्था है? सहकारी संस्था। आनंद पैटर्न का संबंध किससे? ऑप्शन सी, दुग्ध सहकारी से। अब हम लोग बस ये लास्ट टॉपिक है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा यानी कि चिपको आंदोलन से बहुत फेमस भूमिका थी, इनको पढ़ लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड राज्य के हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा का पर्यावरण संबंधित आंदोलन कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया प्रमुख पर्यावरणीय अभियान कौन सा है? ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1973 में। कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? सबसे पहले कहाँ हुई इसकी शुरुआत? उत्तराखंड के चमोली जिला। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ काटने से रोकना। नेक्स्ट, किस आंदोलन ने भारत में पर्यावरण चेतना का जन्म किया? किसने दिया? सबसे पहले किस आंदोलन ने जन्म दिया था पर्यावरण चेतना का? यह आपसे पूछ सकता है, किस आंदोलन को भारत में नागरिक पर्यावरण चेतना का सूत्रपात माना जाता है? नागरिक पर्यावरण चेतना का किसमें? ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह कह सकता है सुंदरलाल बहुगुणा का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? किसमें था? दोनों का एक ही आंसर है, ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं की भूमि अधिकार से जुड़ा है? या किस आंदोलन ने ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को केंद्र में लाकर व्यापक चर्चा पाई? किसने? ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन। इसमें महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, आपका किस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने जंगलों की
कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से लिपट कर विरोध किया। ऑप्शन ए चिपको आंदोलन। आंदोलन का नारा क्या था? पेड़ को गले लगाओ और इन्हें काटने मत दो। किस आंदोलन ने पर्यावरण और महिला अधिकार दोनों मुद्दों को जोड़ने का कार्य किया? किसने किया था? ऑप्शन बी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में प्रमुख महिला नेता कौन थी? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, गौरा देवी। चिपको आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन सी बिश्नोई परंपरा। बिश्नोई परंपरा जो समाज है वो प्रकृति से बहुत उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन बी चिपको आंदोलन में। जितने भी यहाँ दिए गए उसमें चिपको आंदोलन, ठीक है। वैसे तो सत्याग्रह में भी जो गांधी जी का आंदोलन था उसमें भी बहुत महिलाओं ने भागीदारी करी थी। चिपको आंदोलन ने किस नीति को प्रभावित किया? ऑप्शन ए वन नीति को। चिपको आंदोलन किस मुख्य समस्या के विरोध में था? ऑप्शन ए वनों की अंधाधुंध कटाई। नेक्स्ट आपका, चिपको आंदोलन में गले लगाना प्रतीक था, पेड़ों की रक्षा करना। ऑप्शन डी। चिपको आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा क्या है बताइए? ऑप्शन बी वन नहीं तो जीवन नहीं, ठीक है। और एक फेमस नारा और है जो बहुगुणा जी ने दिया था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये किसका था? फेमस नारा इनका भी है, बहुगुणा जी का। वैसे ऑप्शन बी वन नहीं तो जीवन नहीं चिपको आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था। नेक्स्ट, वैसे तो ये सभी हैं, हम पेड़ों को काटो मत, और ये भी है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस था इनमें वो था वन नहीं तो जीवन नहीं। ऑप्शन बी से राइट आंसर। वैसे आपको बी भी लगेगा, सी भी लगेगा, लेकिन ज़्यादा कौन सा है मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ, ऑप्शन बी। किस वर्ष भारत सरकार ने सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? ऑप्शन सी 2009। 2021 में इनकी डेथ हुई थी, कोविड इनको हो गया था, उसी से इनकी डेथ हो गई थी सुंदरलाल बहुगुणा की। पद्म विभूषण कब किया गया? 2009 में। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे। भूदान आंदोलन और चिपको आंदोलन में एक समानता बताइए क्या थी? भूदान में भी चिपको में भी। ऑप्शन सी दोनों में ग्रामीण जनता की भागीदारी थी। चिपको आंदोलन से जुड़े पुरुष नेता कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। पर्यावरण गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, इन्होंने बहुत काम किया था पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर किस अन्य राज्य में अपीको आंदोलन शुरू हुआ? किस में शुरू हुआ था? ऑप्शन बी कर्नाटक में 1983 में अपीको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा ने किस बांध परियोजना का विरोध किया था? किसका किया था? ऑप्शन बी टिहरी बांध के खिलाफ सुंदरलाल बहुगुणा ने कितने दिन का उपवास किया था? ऑप्शन डी 56 दिन का। कहीं कहीं आपको डाटा ये ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा जो आपको डाटा मिलेगा वो 56 दिन का मिलेगा, ठीक है। इन्होंने व्रत किया था इसका। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, लगभग 387 क्वेश्चन है। आप इन्हें एक बार देख के ज़रूर जाएं, आप यकीन मानिए आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। इसके साथ ही किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करें, उसके लिए मैं डेफिनेटली आपको कमेंट करती हूँ, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। कोई भी डाउट हो या कहीं भी टाइपिंग कोई मिस्टेक हो, आपको कहीं कुछ लग रहा हो कि इधर उधर है, तो आप मुझे कमेंट कर दें, ठीक है, मैं उसे सुधार लूँगी। तो ये थे मेरे सारे क्वेश्चंस, और कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।